हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू as well as from current affairs point of view because government of India is taking necessary steps and it had already taken various steps for the upliftment for the conservation and protection of the tigers। तो सारा कुछ, हर एक चीज़, सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। जो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने की ज़रूरत है तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो इसमें हम टाइगर के बारे में, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया के बारे में और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में वो ये है, जो टाइगर है, टाइगर बिकेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन 1973। बेसिकली पहले जो हमारा नेशनल एनिमल था वो था लॉयन पहले, लेकिन फिर जब ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो इन्होंने इसको क्या बनाया, नेशनल एनिमल बनाया। कब? 1973 में। और टाइगर से पहले कौन था हमारा नेशनल एनिमल? लॉयन था, लेकिन अब क्या है, अब टाइगर नेशनल एनिमल है, इसको नेशनल एनिमल बनाया गया 1973 में। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वाज क्रिएटेड इन 1936 फॉर टाइगर कंजर्वेशन। तो सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है, ये 1936, दैट मीन्स अभी जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाई गई। किसके लिए? टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो दैट मीन्स पहला टाइगर रिजर्व जो है सबसे पहला यही है, जिम कॉर्बेट। टाइगर को देखो, IUCN जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का जो एक रेड डेटा बुक है IUCN की, जिसमें वो डिफरेंट स्पीशीज़ को कैटेगराइज करती है। तो IUCN की रेड डेटा बुक में जो कैटेगरी मिली है टाइगर को, वो मिली है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। तो टाइगर क्या है, ये एंडेंजर्ड माना जाता है, तो क्लासीफाई किया गया है इसको एंडेंजर्ड बाय किससे? IUCN ने इसको रेड डेटा बुक में एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक और बात यह है कि ये आता है शेड्यूल 1 में, क्योंकि डिफरेंट शेड्यूल्स है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, ये एक्ट आपको पता होना चाहिए। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिया में एक प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत हम वाइल्ड लाइफ को, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको बचाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का बनाया गया 1972 में, और इस एक्ट में डिफरेंट शेड्यूल्स बनाए गए। क्यों? क्योंकि किस एनिमल को हम मार सकते हैं, किस एनिमल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस बेस पे वो तो ये टॉपिक में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, टाइगर को शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये बचाता है वाइल्ड एनिमल्स को, उनके जो इलीगल ट्रेड होता है या किलिंग होती है उससे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है जो है, उसने फर्स्ट शेड्यूल में रखा है टाइगर को। ठीक है, यहाँ पे एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको पता होनी चाहिए, वो ये है, टाइगर कैन बी किल्ड अंडर 2 कंडीशंस, अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस। आप टाइगर को कब मार सकते हैं? सिर्फ 2 कंडीशंस होनी के सूरत हाल, 2 सूरतों में आप मार सकते हैं। कैसे? नंबर 1, इफ द टाइगर इज डिजीज्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी। अगर टाइगर की डिजीज ऐसी है या ऐसा डिसेबल हुआ है कि अब ये रिकवर नहीं हो सकता है, कोई होप ही नहीं है, तब मार सकते हैं। और इफ़ इट इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, अगर इसने किसी को मारा या ये थ्रेट है ह्यूमन लाइफ, अटैक करने को आया, तो खुद के बचाव में उस टाइम आप इसको किल कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इसका माना, आप ऐਵੇਂ ही इसका जो है शिकार नहीं कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ डिजीज्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी, और इफ़ इट इज़ थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ, ये 2 कंडीशंस है। इन नो केस द टाइगर कैन बी डिक्लेयर्ड वर्मिन। बेसिकली जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसमें एक कैटेगरी रखी गई है वर्मिन की। वर्मिन में वो जानवर डाले जाते हैं कि जिनको किल करना अलाउ किया जाता है कुछ सूरतों में। फॉर एग्जांपल, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि उन्हें क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया,
कुछ जानवरों ने क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया और इतनी ज़्यादा उनका जो हो गया पॉपुलेशन हो गया, अटैक किया उन्होंने, ठीक है। तो उस सूरत में उस जानवर को वर्मिन करार दिया जाता है, जिसको कोई भी मार सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कुछ किसी भी सूरत हाल में टाइगर को हम वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद देयर आर 54 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया दैट आर गवर्नड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टाइगर रिजर्व्स है ना, इनको बचाने के लिए हमने टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं। 54 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में, बेसिकली 53 थे। रिसेंटली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया ऑर्डर एक और टाइगर रिजर्व का, तो 54 टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। और इसको किस अंडर गवर्न किया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर गवर्न किया जाता है। और इन टाइगर रिजर्व्स को 54 टाइगर रिजर्व्स को कौन एडमिनिस्टर करता है? इनको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एडमिनिस्टर करती है, NTCA। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया इज होम टू 80% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। जितने भी पूरी दुनिया में टाइगर्स हैं उनमें से 80% इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। जितनी भी दुनिया में टाइगर्स हैं उनका 80% जो है इंडिया में पाया जाता है। दैट मीन्स इंडिया इज होम टू लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ईयर टू ईयर कितनी तादाद बढ़ गई है। हमारी जो प्रोजेक्ट टाइगर है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इंडिया में। आप देखोगे ईयर टू ईयर कैसे इंप्रूवमेंट हुई है। 2006 में 1411 टाइगर्स थे, 2010 में 1706, ऐसे ही 2014 में 2226 और 2018 में 2900 से अब हो गए हैं। तो अभी अगर देखोगे इससे भी ज़्यादा है। तो जो है ईयर टू ईयर हमें इम्प्रूवमेंट दिखी इनके पॉपुलेशन में। The Indian increase played a big role in the driving up global population as well. The number of wild tigers globally rose from this to this. देखो जो इंडियन टाइगर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ उस वजह से क्या हुआ, ग्लोबली टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। कैसे? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला 80% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। अगर वाइल्ड टाइगर्स की बात करेंगे 2010 में अराउंड 3100 थे, 3159 थे, ठीक है। अब अगर 2016 की बात करेंगे उस टाइम 3890 तक ये पहुंच गए थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, उनके रिपोर्ट के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपको याद रखना है कि जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, जो मैंने आपको बोला 54 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर सरिसालम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, दोनों में ये कंबाइंड था। नागार्जुना सागर सरिसालम टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। A tiger reserve is demarcated on the basis of core buffer strategy which includes, basically जो ये टाइगर रिजर्व है ना, इसको कैसे बनाया जाता है? इसकी एक स्ट्रैटेजी है, इसमें कोर बफर स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। कैसे? इसमें 2 जोन्स होते हैं। इस बड़े से एरिया को 2 जोन्स में बांटा जाता है। एक होता है कोर जोन, दूसरा होता है बफर जोन, ठीक है। एक होता है इस टाइगर रिजर्व होता है जैसे बड़ा सा इलाका होगा, ठीक है। तो ऐसे 2 एरियाज में इसको बांटा जाता है। ये हो गया बफर जोन और ये हो गया कोर जोन। हम इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे आगे। द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड ग्लोबल टाइगर डे ऑन 29 जुलाई। 29 जुलाई को ग्लोबली टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है। ग्लोबल टाइगर फोरम बेसिकली क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है। बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंटर गवर्नमेंटल है, जो कि बिल्कुल काम करती है किसके लिए? बिल्कुल इसी के लिए काम करती है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। जो ग्लोबल टाइगर फोरम है इंटरनेशनल लेवल पे फोरम बनाई गई है। बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स के लिए है। 1993 में एक इंटरनेशनल सिंपोजियम हुआ इसी पे, टाइगर कंजर्वेशन में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में।
और उसमें ये बताया गया, रिकमेंडेशन दी गई कि फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो इस उसी में बताया गया कि हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो एक ये कैंपेन आगे चला सके प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स की। और फिर 1994 में ग्लोबल टाइगर फोरम को एस्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रखा गया। तो जो ग्लोबल टाइगर फोरम है उसको 1994 में एस्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा गया। ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, राइट। द जनरल असेंबली ऑफ GTF मीट्स आफ्टर एवरी 3 years। हर 3 साल के बाद जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, इसकी जो जनरल असेंबली है वो मिलती है हर 3 साल के बाद। ये इट इज़ द ओनली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी टू सेव द टाइगर्स वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड टाइगर्स को सेव करने के लिए एक ही बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। इसके जो मेंबर्स है वो 14 टाइगर रेंज कंट्रीज है, मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक। बेसिकली एट द स्टीव पिट्सबर्ग टाइगर समिट इन 2010 लीडर्स ऑफ 13 टाइगर रेंज कंट्रीज रिजॉल्व टू डबल इट्स नंबर इन द वाइल्ड विद पॉपुलर स्लोगन TX2। बेसिकली जब भी आप टाइगर प्रोजेक्ट का देखोगे ना तो आप उसके साथ एक टर्म देख लेना, TX2 का मतलब होता है, इस X को डिनोट किया जाता है ना मल्टीप्लीकेशन मार्क, ठीक है। T हो गया टाइगर, X हो गया मल्टीप्लीकेशन, इनटू हो गया 2, मतलब जो अभी टाइगर की पॉपुलेशन है उसको हम डबल करेंगे, वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन हम डबल करेंगे। ये कहाँ पे हुआ, जब एक समिट हुआ इसी का, ग्लोबल टाइगर फोरम का समिट हुआ रशिया में पिट्सबर्ग में 2010 में। उसमें बोला गया कि हम क्या करेंगे, हम इन वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन दुगनी करेंगे, डबल करेंगे। तो इसमें स्लोगन दिया गया TX2। जब भी आपको क्वेश्चन में TX2 आएगा, इट इज़ रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, ठीक है। अब TX2 क्या है, इट्स अ ग्लोबल कमिटमेंट टू डबल द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। 2022 तक, इन्होंने 2010 में पिट्सबर्ग में जो समिट हुआ उस टाइम बोला कि 2022 तक हम टाइगर्स, वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन दुगनी करेंगे। और किस तादाद से, किस पॉपुलेशन से दुगनी करनी है, बेस ईयर इसमें 2006 लिया गया, ठीक है। और ये गोल किसने सेटअप कर दिया, ये गोल सेट किया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, और बाकी इसकी जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस थी, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम और अदर क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स। तो इन्होंने बोला कि हम वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन दुगनी करेंगे और बेस ईयर हम 2006 लेंगे। लेकिन ये पिट्सबर्ग के समिट में ये डिसाइड किया गया, जो कि 2010 में समिट हुआ था। All 13 tiger range governments came together for the first time at City Pittsburgh Summit, रशिया में, where they committed to double the number of wild tigers by 2022। तो उन्होंने बोला 2022 तक हम ये नंबर ऑफ दिस वाइल्ड टाइगर्स डबल करेंगे। इंडिया हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड इट। इंडिया ने कुछ साल पहले ही अचीव किया इसको, ठीक है। तो इंडिया ने जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया ना, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इंडिया ने ऑलरेडी ये डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स अचीव किया। अब ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है इसको 2008 में लॉन्च किया गया एज अ ग्लोबल एलियंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, कंजर्वेशन एंड scientific communities and the private sector with the aim of working together to save wild tigers from extinction। बेसिकली ये जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है ना, इस ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव्स में सब लोगों ने हिस्सा लिया, गवर्नमेंट्स ने भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, कंजर्वेशन वालों ने भी, साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ने भी, जो है गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने भी। किस लिए, वाइल्ड टाइगर को एक्सटिंक्शन से सेव करने के लिए, वाइल्ड टाइगर्स को ख़त्म होने से पहले बचाने के लिए, ठीक है। और कब लॉन्च किया गया ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, 2008 में लॉन्च किया गया। 2013 में क्या किया गया, इसकी स्कोप को ब्रॉडन किया गया, इसमें स्नो लियोपोर्ड भी ऐड किया गया, सो दैट कि स्नो लियोपोर्ड को भी हम बचा सकें, राइट। तो अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर पे। बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर था क्या, बेसिकली आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, वो क्यों होता है स्टार्ट, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। इस ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर अगर स्टार्ट हुआ उसके पीछे रीज़न क्या था। बेसिकली अगर हम ईयर 1900 की बात करेंगे, जब हम किस साल की बात करें, 1900 की, ठीक है, उस टाइम 40,000 टाइगर्स थे, ठीक है, 40,000 टाइगर्स थे। लेकिन अगर हम 1972 की बात करेंगे, सिर्फ 1800 बच गए थे,
इंडिया में सिर्फ 1800 टाइगर्स थे 1972 में, जबकि 1900 में क्या हो गए थे 40,000 टाइगर्स थे। तो ओनली 72 ईयर्स में सारे टाइगर्स ही खत्म हो गए थे। इवन टाइगर तो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहा था, ओनली 1800 बच गए थे। तो इसीलिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टाइगर को 1973 में नेशनल एनिमल बनाया, बोला कि सो दैट कि हम इसको बचा सके, इस पर ज़्यादा अहमियत दे सके। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया 1973 में ही, ठीक है, विद 9 टाइगर रिजर्व्स। और जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल एनिमल भी बनाया, और साथ साथ इस प्रोजेक्ट के साथ ही उन्होंने 9 टाइगर रिजर्व्स को भी जो है बना दिया। क्यों? इसीलिए फॉर कंजर्विंग आवर नेशनल एनिमल द टाइगर, जो हमारा नेशनल एनिमल बना दिया गया था अब गवर्नमेंट ने, तो उसी टाइगर को कंजर्व करने के लिए। Currently, the projected tiger coverage has increased to 54, spread out in 18 tiger range states. 18 states है tiger range states जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। Obviously पूरी कंट्री में तो नहीं पाए जाते हैं, कुछ स्टेट्स हैं, 18 स्टेट्स हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। तो उनमें 54 टाइगर रिजर्व्स है हमारे पास, और जो प्रोजेक्ट टाइगर है पूरे 54 ही इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर काम करते हैं। और जब से मैंने आपको बोला कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं कोर बफर स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। ये जो टाइगर रिजर्व्स है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, इनको कोर बफर स्ट्रैटेजी के बेस पे बनाया जाता है। कोर एरियाज हैव द लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क और अ सेंचुरी, व्हाट इज अ बफर और द पेरिफेरल एरियाज और अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड एज अ मल्टीपल यूज एरिया। बेसिकली जो देखो ऐसे ये टाइगर रिजर्व है, इसको कोर बफर स्ट्रैटेजी पे बनाया जाता है। ये बफर एरिया होता है बाहर वाला, और अंदर वाला कोर एरिया होता है। ये जो कोर एरिया होता है ना, इसको हम सेंचुरी या नेशनल पार्क का भी स्टेटस देते हैं। इसको एक लीगल स्टेटस होता है, इसलिए होता है कोर एरिया, इसका लीगल स्टेटस होता है। इसको हम नेशनल पार्क या सेंचुरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये इसमें आपको परमिशन नहीं होता है हर एक एक्टिविटी का। ये खास तौर पे टाइगर्स के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, सो दैट कि टाइगर्स को कोई डिस्टर्ब ना करे। आप ऐसा नहीं कि आप इसमें रोड्स बनाए, फिर गाड़ियाँ चलाए, हॉर्न्स हो, इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है कोर वाले एरिया में। ये जो बफर वाला एरिया है ना, ये इसको टचिंग एरिया होता है। हाँ, टाइगर्स यहाँ भी, ये भी टाइगर्स के लिए होता है, यहाँ पे भी आ सकते हैं वो, लेकिन कुछ इसमें फॉरेस्ट लैंड भी आता है, नॉन फॉरेस्ट लैंड भी आता है, कुछ ग्रेजिंग या कुछ मतलब कुछ एक्टिविटीज़ इसमें लोगों की अलाउ की जाती है बफर एरिया में, राइट। It's an ongoing centrally sponsored scheme of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, providing central assistance to the tiger states for the tiger conservation in designated tiger reserves. Basically ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इससे क्या होता है, सेंटर एक हेल्प देता है, सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन स्टेट्स को जहाँ पे टाइगर्स है और जहाँ पे ये टाइगर डिजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसको लॉन्च किया गया, यही एडमिनिस्टर करती है ना इन टाइगर रिजर्व्स को। इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि टाइगर टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दी थी कि एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होनी चाहिए, फिर 2005 में इसको बनाया गया। लेकिन जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, क्वेश्चन आया था क्या ये स्टैट्यूटरी है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस है। बेसिकली 2005 में जब इसको बनाया गया तब ये स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था इसके पास, लेकिन इसको फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस 2006 में मिला। कैसे? जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया, और इसके बेसिस पे हमने इसको रखा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के बेसिस पे बनाई गई हो। तो जब 2005 में इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को रखा गया, फिर अमेंडमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, उसमें इसका एक क्लॉज डाला गया। तो फिर इसके ये किस बेसिस पे अब रहा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बेसिस पे इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को रखा गया, सो दैट कि इसको क्या हो रहा है, स्टैट्यूटरी एक जो है स्टेटस मिले। स्टैट्यूटरी स्टेटस से मिलने का ये होता है कि किसी एक्ट के बेस पे होता है, इसके पीछे कोई बैकिंग होती है, ठीक है। तो इसके बाद है क्रिटिकल जोन, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कोर जोन, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। जैसे मैंने आपको बोला है, जो कोर जोन होता है ना,
It's kept free of biotic disturbances, forestry operations, whereas a collection of minor forest produce grazing and human disturbances are not allowed within. देखो ये जो कोर एरिया है बेसिकली इसको डिस्टर्बेंस के बगैर रखा जाता है. इसमें बहुत सारी जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जमा करने की, ग्रेजिंग की, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस को बिल्कुल भी अलो नहीं किया जाता है. इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शन रखी जाती है. इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर वो रखी जाती हैं. और लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है या बाकी डेवलपर्स हैं उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है. उनके राइट्स को जो है उनसे छीना नहीं जाता है विदाउट अफेक्टिंग दैट. बाकी कोर एरियाज में बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलता है बाकी एक्टिविटीज़ के लिए. इन कोर एरियाज को नोटिफाई करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट करता है इन कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट कमेटी. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक कमेटी बनाती है, फिर इन एरियाज को नोटिफाई करता है कि ये यहाँ से ये वाला जो एरिया है ये कोर एरिया है इस टाइगर रिजर्व का. दैट मीन्स किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पे डिस्टर्बेंस करने की. ये जो एरिया है ना इन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला जो एक्ट है हमारा 2006 का एक्ट, उसमें भी इनको जो है इंक्लूड किया गया, उसमें भी रखा गया है. A power to notify the rules to designate critical wildlife habitat rests with the Ministry of Environment and Forests. The state government is needed to initiate the process for notification of critical wildlife habitat by submitting an application on a case-to-case basis to ministry. ठीक है, देखो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है ना, कोर जोन्स जो है टाइगर रिजर्व्स के, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट करती है. स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, एप्लीकेशन सेंड करती है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को. तो वो जब अप्रूव करेगी, क्योंकि वो नोडल एजेंसी है, ठीक है, उसके बाद ही फिर ये कोर जोन बनेगा. दैट मीन्स जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाना, कोर जोन बनाना, ये किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है. ठीक है, तो लेकिन इसको इनिशिएट कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट ही उनको रिक्वेस्ट कर सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है कि इस एरिया को आप नोटिफाई करो कोर एरिया, कोर जोन, सो दैट कि प्रोटेक्शन ऑफ दिस टाइगर्स में हमें मदद मिले. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है. उसके बाद आता है बफर एरिया. बफर एरिया होता है पेरिफेरी पे जो एरिया होता है, जो कि कोर एरिया के बाहर होता है, लेकिन इसमें ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकती है. ठीक है, उसमें इतनी जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सिटिव कंजर्वेशन एंड इंसिटिव कंजर्वेशन मेथड्स. कोई भी स्पीशीज, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी जानदार चीज़ बचाने के लिए दो तरीके होते हैं. एक तरीका होता है एक्सिटिव कंजर्वेशन मेथड और दूसरा तरीका होता है इंसिटिव कंजर्वेशन मेथड. देखो जो पहला है ना एक्सिटिव कंजर्वेशन मेथड. एक्सिटिव कंजर्वेशन इज द कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सैंपल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. एक्सिटिव मतलब एक्स हो गया ना बाहर, इन हो गया अंदर. तो एक्सिटिव कंजर्वेशन हो गया जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सैंपल्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, जब हम वो चीज़ करेंगे नेचुरल हैबिटेट के बाहर. हम चाहते हैं कि ये ख़त्म होने को है, हम उठा के इसको कहीं जगह पे ले जाएंगे, तो वो हो गया एक्सिटिव कंजर्वेशन. जब हम इसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके इसको बचाते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया में एग्जांपल, ये क्वेश्चन आता है, एग्जांपल रखिए जीन बैंक्स, सीड बैंक्स. हम बैंक्स एक बैंक बनाते हैं, मतलब बैंक सॉर्ट ऑफ कि उसमें सिर्फ जीन्स, हम डिफरेंट स्पीशीज़ के जीन्स कलेक्ट करते हैं या डिफरेंट प्लांट्स के सीड्स कलेक्ट करते हैं. उसको हम एक्सिटिव कंजर्वेशन बोलेंगे. क्यों? क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट से बाहर ला के हम उसको कंजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, अब इंसिटिव कंजर्वेशन हो गई जब हम स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट्स में, जो उनकी अपनी कुदरती उनकी जगह होती है वहाँ पे. इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, नेशनल पार्क्स होता है ना. नेशनल पार्क क्या होता है? वो उनका अपना ही एरिया होता है, उसको गवर्नमेंट फिर डिमार्केट करती है कि इसमें आप ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को बंद करो, इसको डिस्टर्ब मत करो इस एरिया को. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क से क्या ये इंसिटिव कंजर्वेशन है. इससे हम कंजर्व करते हैं स्पीशीज़ को लेकिन उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको?
इसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। हम टाइगर पॉपुलेशन को एस्टिमेट कैसे करते हैं? आप बताओगे मैम आपने कैसे बोला हमारे पास अभी इतने टाइगर्स हैं हमारी कंट्री में? तो हम टाइगर पॉपुलेशन को एस्टिमेट कैसे करते हैं? उसको हम बोलेंगे टाइगर सेंसस हम कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड टाइगर सेंसस। हम किसी पर्टिकुलर एरिया में देखते हैं कितने टाइगर्स होते हैं, उस प्रोसेस को हम टाइगर सेंसस बोलते हैं। इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल टू नो द करंट टाइगर पॉपुलेशन ट्रेंड्स। हम ये रेगुलर इंटरवल्स पे हर 4 साल के बाद टाइगर सेंसस होती है। हम रेगुलर इंटरवल्स पे इसलिए करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पहुंची, कहाँ कितनी है इस टाइम पे, और क्या ट्रेंड रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या बिल्कुल बीच में इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो रही है। बिसाइड्स एस्टिमेशन द नंबर ऑफ टाइगर्स द मेथड ऑल्सो हेल्प अस टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन एसोसिएटेड प्रे। एक तो हम देखते हैं टाइगर की पॉपुलेशन क्या होती है, फिर और ये देखते हैं कि डेंसिटी कितनी है, कितने एरिया में कितने टाइगर्स है, और हमारा जो प्रे बेस है इनका, टाइगर जिस पे डिपेंड है, जो टाइगर का खाना है जो वो खाते हैं, प्रे बेस है वो कितनी है, क्योंकि बहुत सारे ध्यान रखना होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन द पास्ट वाज पग मार्क सेंसस टेक्निक। पग मार्क सेंसस टेक्निक होती थी, हम टाइगर्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस मेथड में क्या होता था, द इम्प्रिंट्स ऑफ द पग मार्क टाइगर वर रिकॉर्डेड एंड यूज्ड एज अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इनके जो निशान होते थे ना पग मार्क टाइगर के, पग मार्क्स के, जो टाइगर के पग मार्क्स होते हैं उनके जो निशान होते हैं ना, वो जब चलते थे तो उनके निशान के बेसिस पे हम देखते थे वो डिफर करते थे, तो हम उसके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करते थे और देखते थे कि कितने इंडिविजुअल्स हैं। नाउ इट इज लार्जली यूज्ड एज वन ऑफ द इंडिसेस ऑफ टाइगर ऑकरेंस एंड रिलेटिव अबंडेंस। अब इसको करते हैं ऐसे जनरली यूज़ किया जाता है इस टेक्निक को, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है। अब रीसेंट मेथड्स क्या है, एस्टिमेशन ऑफ टाइगर, नंबर ऑफ टाइगर्स। अब कैमरा ट्रैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये 2 टेक्निक्स अब लेटेस्ट करंट टाइम में अप्लाई किया जाता है। एक तो हम कैमरा ट्रैपिंग से देखते हैं और कैमरा से देखते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से देखते हैं हमारे पास, क्योंकि डीएनए सबका अलग अलग होता है। In camera trapping, the photograph of tiger is taken and individuals are differentiated on the basis of strips on the body। क्योंकि टाइगर के स्ट्रिप्स जो होते हैं ना उनके बॉडी में वो डिफरेंट होते हैं, तो कैमरा से उनके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और फिर देखते हैं कि डिफरेंट उनकी बॉडी में कितने डिफरेंट बॉडी स्ट्रिप्स हमें मिलेंगे, उतने डिफरेंट इंडिविजुअल्स हम बोलते हैं। इन द लेटेस्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टाइगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर कैसेट्स। ठीक है, तो फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट से हम देखते हैं कि कितने डीएनए, तो हमारा ऑलमोस्ट 99% सेम ही होता है ना एक स्पीशीज का। 0.1% डिफरेंट करता है, उस बेसिस पे हम देखते हैं कितने इंडिविजुअल्स हैं। सॉरी, ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आज मैं रखूँगी, तो इंशाल्लाह कल मैं कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा सा तबीयत खराब है, गले में दर्द है, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं दे सकती हूँ।